गांव में मिला ससुराल। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। अब ऊपर वाला ये तो नहीं देखता कि आपका जीवन साथी शहर में है या गांव में। इसीलिए कई बार लड़कियों को शादी के बाद गांव से शहर में और शहर से गांव के माहौल में ढलने में काफ़ी समय लग जाता है। अब हमारी दिव्या इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है, आइए देखते हैं। माँ, पता है आज एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। मैं और मेरी सहेलियाँ सोच रही हैं कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लें। तभी उसके पापा बोल पड़ते हैं, नहीं दिव्या, अब तुम ये पढ़ाई और जॉब सब छोड़ो और अपनी माँ के साथ रसोई के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दो। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहनोई जी ने भेजा है और हम इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर चुके हैं। इसलिए अब तुमसे घर के कामों में ध्यान दिया करो। तभी दिव्या की माँ बोल पड़ती है, जी मैं कह रही थी कि हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अभी दिव्या की उम्र ही क्या है, अभी तो उसने सिर्फ कॉलेज ही तो पूरा किया है। उसके भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। हम अगर 1-2 साल बाद भी। तभी उसके पापा बोल पड़ते हैं, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। कितना खानदानी घर है और लक्ष्मी जी की कृपा तो जैसे उन पर बरसती ही रहती है। तभी माँ फिर बोलती है, फिर भी मैं कह रही थी कि। तभी उसके पापा बीच में ही बोल पड़ते हैं, कह दिया ना मैंने, दिव्या का रिश्ता वहीं होगा। कल रामपुर गांव से लड़के वाले सगाई के लिए यहाँ आ जाएंगे। दिव्या, क्या रामपुर गांव से? पिताजी, आप मेरी शादी गांव में करवा रहे हैं? अरे गांव में हुआ तो क्या हुआ, अच्छे खासे रईस लोग हैं। जो तुम मांगोगी वो मिलेगा। गांव और शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पिताजी, फिर भी मैं यहाँ बचपन से शहर में पली हूँ, मैं गांव में कैसे रह पाऊँगी? अरे वो कौन से गांव के देहाती लोग हैं? अरे दिव्या, वो बहुत खानदानी लोग हैं। तुम्हारे ससुर जी की पूरे गांव में चलती है। बस अब तुम दोनों माँ और बेटी कुछ सवाल मत करो। कल वो लोग आएंगे और इसलिए दिव्या को अच्छे से तैयार कर देना। दिव्या को नहीं पता था कि कॉलेज से लौटते ही उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया जाएगा। उसकी माँ की कोशिश भी काम नहीं आई और उसकी शादी रामपुर के गांव में कर दी गई। हालांकि उसके ससुराल वाले देहाती तो नहीं थे, लेकिन गांव में रहने के कारण उनका माहौल और आदत गांव से बाहर तो नहीं जा पाया। दिव्या, एक काम करना, आज आटा पीस देना, फिर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देना। दिव्या बोलती है, क्या आटा पीसना पड़ेगा? हाँ तो रोटियां कहाँ से बनेंगी फिर आटा नहीं पीसोगी तो? नहीं, वो हमारे घर तो आटा पिसा हुआ ही आता था इसलिए। हाँ तो वो शहर है और वहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है, पर यहाँ गांव में अभी तक इतनी सुविधा नहीं आई है, इसलिए यहाँ तो घर में ही आटा पीस कर रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। जी ठीक है। जो चीज़ें शहर में आसानी से मिल जाया करती थी, गांव में होने की वजह से उन चीज़ों का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसलिए उसे गांव में रहने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तभी उसका पति बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें गांव में रहने में, यहाँ के माहौल में ढलने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। हाँ वो तो है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ा वक्त लगेगा पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपको यहाँ गांव में रहने में कुछ अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब है कि यहाँ ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, ना अच्छा सा मार्केट है, ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई ढंग का स्कूल है। पर हमारा कारोबार यहाँ इतना फैला हुआ है कि हम कभी यहाँ से जाने की सोच ही नहीं सकते। हाँ, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम शहर चले जाते हैं। अच्छा, तुम जब से शादी करके आई हो ना, कहीं घूमने नहीं गई? एक काम करते हैं, कल फिल्म देखने चलते हैं। यहाँ गांव में एक थिएटर भी है।
सच में मुझे फिल्मों का बहुत शौक है। मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ जाती थी फिल्म देखने। बहुत अच्छी लगती है मुझे पिक्चर देखना। ठीक है, तो चलो तुम शाम को रेडी रहना, हम चलेंगे। दिव्या पहली बार गांव में फिल्म देखने जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थी, पर उसकी जेठानी ये देखकर बहुत हंस रही थी। तभी दिव्या बोलती है, क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हो? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बस मैं यही सोचकर हंस रही हूँ कि तुम्हें थिएटर बहुत पसंद आने वाला है यहाँ का। अच्छा, इतना अच्छा थिएटर बना हुआ है यहाँ क्या? अरे तुमने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना अच्छा थिएटर नहीं देखा होगा। फिर तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो जेठानी हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, दीपक भी बाहर से आ गया है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ। दिव्या जब थिएटर में पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि आखिर उसकी जेठानी इतना हंस क्यों रही थी। गांव में वो एक ही थिएटर था जहां की कुर्सियां बिल्कुल टूटी फूटी थी और अंदर कुछ बकरियां भी बैठी हुई थी। ये है थिएटर? हाँ, अब तो यहाँ यही है, पर तुम फिल्म देखो ना, बहुत अच्छी है। हे भगवान! वक्त के साथ दिव्या ने खुद को समझा लिया कि अब उसकी किस्मत यही है, और देखते ही देखते उसकी शादी को 2 साल भी हो चुके थे। अब सब लोग उस पर बच्चे को लेकर दबाव डालने लगे थे। दिव्या, अब तो शादी के 2 साल हो गए हैं, अब तो तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मेरा दूसरा बेटा होने की तैयारी था। जी माँ जी, हम भी यही सोच रहे हैं, पर इस बारे में पहले लेडी डॉक्टर से मशवरा कर लेते तो अच्छा होता। और अरे, इसमें डॉक्टर्स ने से मशवरा क्या करना है? अब तुम दोनों ज़्यादा मत सोचो। और वैसे भी रामपुर में सब ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक बार शहर जाकर दिखाएं। अरे दिव्या, तेरी जेठानी के दोनों बच्चे भी ऐसे ही हुए हैं यहीं गांव में। तू ज़्यादा मत सोच, बस खुशखबरी सुना दे जल्दी से। दिव्या की सास और जेठानी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन गांव में अच्छे डॉक्टर की कमी थी। इसके बावजूद भी दिव्या की सास और जेठानी ने उसे शहर नहीं जाने दिया। दिव्या ने भी अपने ससुराल वालों की बातें मान ली और वो अब 4 महीने की गर्भवती थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि अब मैं शहर जाकर दिखाती हूँ कि सब कुछ ठीक तो है ना। अरे दिव्या बहू, तू फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। हमने कहा ना कि सब कुछ ठीक ही होगा। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, और तू ना इसी गांव में एक डॉक्टरनी है, उसे दिखा ले। ठीक है, मैं तो अब भी यही कह रही हूँ कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखा लाते तो सही रहता। तभी उसका पति बोलता है, अरे माँ और भाभी कह रहे हैं ना, सब ठीक होगा तो ठीक ही होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये हमारा पहला बच्चा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिक्कत हो। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन भाभी और माँ का बहुत अनुभव भी है इन चीज़ों का। तुम परेशान मत हो, जैसा वह कहे बस करते जाओ। पर पहले का समय अलग था, अब समय बदल चुका है। तुम ना ज़्यादा मत सोचो, हम कल इस गांव में एक डॉक्टरनी है, उसे दिखा लाएंगे। दिव्या को अपने होने वाले बच्चे की काफ़ी चिंता थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को ये चिंता बेफिजूल लग रही थी। गांव में जो डॉक्टरनी थी उसके पास ना तो कोई अच्छी तकनीक थी और ना ही अच्छी दवाइयाँ। फिर भी सबको ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। दिव्या, तेरा आखिरी महीना शुरू होने वाला है, अब से ना तू ज़्यादा काम झाड़ू पोछा शुरू कर दे, इससे तेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। जी माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अब न मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे बहुत थकावट लगती है और दर्द भी होता है।
अरे ये सब तो होता ही रहता है, तू इन सब पर ध्यान मत दे और पोंछा लगा। हमारी डिलीवरी भी ऐसे ही हुई थी। अब तो आखिरी महीना शुरू हो गया है। मैं सोच रही थी कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर के डॉक्टर को तो दिखाया तो ऑपरेशन कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। बस तू काम अच्छे से करती जा। दिव्या के आखिरी महीने में उसकी सास और जेठानी ने उसे घर का पोछा झाड़ू बर्तन करने को कहा, जबकि उसकी हालत अब ये सब करने की नहीं थी। पर क्योंकि अब वो अनुभवी होने का दावा कर रही थी, तो दिव्या को उनकी बात माननी पड़ रही थी। बस अब तो यही चाहती थी कि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। दिव्या जो एक शहर की रहने वाली लड़की थी, उसकी शादी उसके पिता एक गांव में करवा देते हैं। वैसे तो दिव्या के ससुराल वालों के पास काफ़ी सारा पैसा था, वह देहाती भी नहीं थे, लेकिन गांव में रहने की वजह से उसके ससुराल वालों की सोच अभी भी थोड़ी पुरानी थी। इसीलिए जब दिव्या माँ बनने वाली थी, तब उसकी जेठानी और सास उस पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए दबाव बनाने लगी। दिव्या, चल जल्दी से पोछा लगा दे, इससे डिलीवरी नॉर्मल होगी। माँ जी, अब ये सब मुझसे नहीं होता। पर अभी तो कॉफ़ी वक्त है डिलीवरी में, तो ज़्यादा ध्यान मत दे दर्द पे। ये सब ना आखिरी महीनों में होता रहता है। चल जल्दी से काम ख़त्म कर ले और फिर ये काढ़ा भी पी लेना। थक हार कर दिव्या अपने कमरे में आराम करने आती है। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ही दिनों की तो बात है, माँ कह रही है कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, वो भी नॉर्मल। तुम्हें लगता है कि इस गांव में डिलीवरी की सुविधा है? भाभी की डिलीवरी भी तो यहीं हुई थी, पर तब की बात अलग थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अरे कुछ भी नहीं होगा, माँ और भाभी है ना, वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगी, चिंता मत करो। दिव्या दर्द में जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी और एक दिन अचानक उसे बहुत दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरनी उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवा रही थी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा तकनीक थी ही नहीं और ना ही ऑपरेशन का अनुभव था। इतनी देर क्यों लग रही डिलीवरी में? कुछ दिक्कत है, पर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। दिव्या की डिलीवरी में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए उसके बच्चे की मौत हो गई। क्योंकि गांव में कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, इसलिए वक्त पर उसे शहर भी नहीं ले जा सका। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अब होने को कौन टाल सकता है? बस बहू हिम्मत रख, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा होगा। चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी झोली फिर से भर देंगे। मेरे साथ क्यों किया भगवान ने ऐसा? दिव्या का बच्चा उससे छिन चुका था, लेकिन उसके ससुराल में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अगर दिव्या को शहर के अस्पताल ले गए होते तो शायद उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है दिव्या, अब जो होना था हो गया। मैंने कितनी बार माँ जी से कहा कि शहर में दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आज अगर हम शहर चले जाते तो शायद हमारा बच्चा हमारे पास होता। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर अब होने को कौन टाल सकता है? यह होनी नहीं है, जिद है तुम्हारे परिवार की, जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम अब भी अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं कहोगे। अब उनसे मैं क्या ही कह सकती हूँ? तुम अभी दुख में हो, इसलिए सब बोल रही हो दिव्या। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम करो। दिव्या को अपने बच्चे के जाने का बहुत दुख था और इस बात का गुस्सा भी कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बात नहीं मानी थी। लेकिन इस हादसे के बाद दिव्या पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। दिव्या, अब काफ़ी वक्त हो गया है, अब दूसरे बच्चे के बारे में कब सोच रही हो तुम? माँ जी, पहले मैं शहर जाकर डॉक्टर से बात करूँगी, उसके बाद ही बच्चे की प्लानिंग करूँगी। अरे ये सब क्या है? चोचले हैं सब, अब इसमें डॉक्टर की क्या सलाह लेना? मैं कह रही हूँ ना, अब समय आ गया है, बच्चा कर लो, और इसमें शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ जी, अब मैं बिना डॉक्टर के इजाज़त के कोई भी काम नहीं करूँगी।
और माँ से भी कह दिया है मैंने। माँ ने अच्छे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले ली है और मैं आज ही जाकर दिखाऊंगी। तभी पति बोलता, अरे माँ कह रही है ना कि नहीं जाने का मतलब है, तो क्यों जा रही हो? मैंने कह दिया ना कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। इन सब की क्या ज़रूरत है? तभी ससुर बोल उठते हैं, तू बहू को समझा और मना कर, गांव में अस्पताल है ना, वहीं दिखा देंगे। बाबूजी, पहले बच्चे को खोने के बाद अब वो डर सी गई है, इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे अनहोनी तो सबके साथ होती रहती है। अब शहर में जाकर डॉक्टर को बच्चा पैदा होने तक दिखाएंगे क्या? बार बार शहर जाना पड़ेगा। जी बाबूजी, बात करता हूँ दिव्या से। दिव्या, तुमने शहर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और मुझे बताया भी नहीं। इस बार ना मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती। अरे पर माँ और बाबूजी तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं हैं। दिव्या बोलती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पहले अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ, अब दोबारा मैं रिस्क नहीं लेना चाहती और इस बार मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। तुमने तो पिछली बार भी यही कहा था ना, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? मैं जानती हूँ तुम कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाओगे, लेकिन मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी। चिंता मत करो। देखो, इस घर में कलेश हो सकता है, बात को समझो। मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। पिछली बार मैंने तुम्हारे घर के बारे में ही सोचा था। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। इस पर उसके ससुराल वाले तो खुश हुए, लेकिन उन्होंने फिर से वही गांव के अस्पताल जाने की जिद करी। अब ये रोज़ शहर में जाकर दिखाना अच्छा लगता है क्या? हमने भी तो यही बच्चे पैदा किए हैं। नहीं माँ जी, मैंने इस बार ठान लिया है कि डिलीवरी शहर में ही करूँगी। इस बार मैं किसी की नहीं सुनने वाली। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें सब कुछ पता है, हमें कुछ पता ही नहीं? क्या हमने बच्चे पैदा नहीं किए? गांव से बात कर बाहर शहर जाने में कितना समय लगता है? अरे कौन जाएगा बार बार तुम्हारे साथ, और कौन रुकेगा वहाँ डिलीवरी के बाद? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शहर जाने का ख्याल छोड़ दो, हम गांव के अस्पताल ही चलते हैं। नहीं माँ जी, आप सब समझ नहीं रहे। यहाँ गांव में कोई तकनीकी सुविधा नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरे बच्चे की जान पर भी आ सकती है। अब न तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो दिव्या। ये शहर के डॉक्टर्स ना बस डराने का काम करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी ही कराओ। पिछली बार भी आप दोनों की बात मैंने मानी थी और क्या हुआ? अपना बच्चा खो दिया मैंने। पर इस बार नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई दिव्या। तुम अपने ससुराल वालों की बात को यूँ ना नहीं कह रही हो। माँ जी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, बस ये नहीं। इसकी ज़बान तो देखिए कितनी चल रही है, सारा दिन शहर शहर करती रहती है। बस मैं गांव के खिलाफ़ नहीं हूँ, पर क्योंकि यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं शहर जाने की जिद कर रही हूँ। आप दोनों मेरी इतनी सी बात को क्यों नहीं समझते? दीपक, अच्छा हुआ तू आ गया। अब तू ही समझा अपनी बीवी को। बेफिजूल की जिद छोड़ दे और मैं समझाता हूँ। दिव्या, छोड़ दो ना ये जिद। तुम समझते क्यों नहीं हो दीपक? कोई नहीं समझने वाला। ये काम करते हैं, हम दोनों शहर चलेंगे और हमारा बच्चा भी वहीं पैदा होगा। दीपक, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ मैंने आज तक कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। ये तू क्या कह रहा है दीपक? सच कह रहा है माँ, वही कह रहा हूँ जो सच है। थोड़ी देर कहने पर दिव्या की डिलीवरी शहर में ही होगी, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। दिव्या और मेरे बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। दीपक ने इस बार दिव्या और अपने बच्चे को चुना और उनका साथ दिया। दिव्या के ससुराल वाले उन दोनों की इस बात से नाराज़ तो थे, लेकिन दिव्या के सपोर्ट से दिव्या ने अपने बच्चे को शहर के अस्पताल में जन्म दिया, जहां डिलीवरी में दिक्कत आने के बाद डॉक्टर्स ने बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया। हमें माफ़ कर दो दिव्या बहू, हम अपनी जिद में न जाने क्या क्या कर रहे थे। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने सही फैसला लिया और आज देखो तुम्हारा बच्चा हम सबके साथ स्वस्थ है। कभी कभी जीवन साथी की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है, सब अच्छा